हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन से रिलेटेड कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स करेंगे। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी में है उसको आज हम लोग कवर करेंगे, और बाकी जो पोर्शन रहेगा वो आपका होमवर्क होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का, in the HCl molecule, the separation between the nuclei of two atoms is given as 1.27 angstrom. Everyone know 1 angstrom is how much? 10 to the power minus 10 meter. So you can also write it like 10 to the power minus 10 meter. Okay. Now find the approximate location of center of mass, Cm means center of mass, of the molecule, given that a chlorine atom is about 35.5 times heavier or massive as a hydrogen atom. What does it mean? Means mass of chlorine is 35.5 times the mass of hydrogen. Is it okay? This is given in the question. Not H2H, sorry, because यहाँ एटम के बारे में बात कर रहा है, not molecule. Now, and nearly all the masses of the atom is concentrated to the nucleus. जो पूरा मास है एटम का वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो देखो, प्रॉब्लम्स करवाने का मेरा एक ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करते हैं। आप लोग जब न्यूमेरिकल करते हो तो बहुत से लोग सही तरीके से स्टेटमेंट लिखते ही नहीं हो। So you must know how to solve the question. The answer is not necessary all the time. The procedure by which you are solving is much more important than the answer itself. Okay. So just look at this, how we write this kind of question. So first of all, we draw this system of particle, that is one is hydrogen atom, another is chlorine atom. Okay, the distance between them is 1.27 angstrom, and let there is a point, इसको एक point का नाम दे सकते हो P, where center of mass is located and it is at a distance of x from the x angstrom, obviously क्योंकि इसको angstrom में ले रहे हो तो सारा यूनिट एंगस्ट्रम में होगा। सो सेंटर ऑफ मास जो है वो क्लोरीन एटम से x एंगस्ट्रम डिस्टेंस पे है, तो रिमेनिंग हाइड्रोजन से कितना हो जाएगा 1.27 माइनस x एंगस्ट्रम। आई होप अप टू दिस इट इज ओके। ओके, यहाँ पे देखो स्टेटमेंट में ये लिखना होगा कि डिस्टेंस बिटवीन एच एंड सी एल इज गिवन एज 1.27 एंगस्ट्रम। इफ इट इज क्लियर देन अनदर पार्ट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है मास ऑफ हाइड्रोजन। अगर m पकड़ोगे सो मास ऑफ क्लोरीन 35.5 m होगा। इट इज ऑल्सो गिवन इन द प्रॉब्लम। ओके, इट इज ऑल्सो गिवन। I repeat, the objective of this class is to show you how to solve a numerical. Numerical solving doesn't mean that you not need to write a single statement. Okay, so carefully इसको observe करो। Next, फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास को हमने लेट कर लिया कि ये एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द क्लोरीन एटम है, जो हमने यहाँ पे डायग्राम में बनाया था उसी को यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड डिस्टेंस फ्रॉम हाइड्रोजन हो जाएगा इतना, ये ऑलरेडी हम लोगों ने फिगर में दिखाया है, तो वहां से स्टेटमेंट में लिख दिया इसको। नाउ हमें पता है सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन आपको याद होगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। तो मास m जो है वो हाइड्रोजन है, इससे इसका डिस्टेंस हो रहा है 1.27 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दिस इज मास ऑफ क्लोरीन एंड विद डिस्टेंस x एंड डिवाइडेड बाय देयर मास, एंड इफ वी एज्यूम दैट दिस इज द ओरिजिन देन दैट विल बी इक्वल टू 0. Okay, the center mass is at origin. If you let then the value is 0, and after solving that you will get the value of x as 0. minus 0.037 angstrom. एग्जाम में पूछ सकता है कि इस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस है, ये शो कर रहा है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे क्या है, द मास, the negative sign indicate that the center of mass lie at the left of the molecule. Hence the center of mass of HCl molecule is 0.037 angstrom from the chlorine atom in the left hand side. Left hand side के लिए negative sign आया। Is it okay? So this is how you solve a particular numerical.
Take another problem. Okay, this is conceptual question. This is not numerical. यहाँ पर क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन को कि एक मान लो एक ट्रॉली है बहुत बड़ा. जनरली एयरपोर्ट्स में ऐसा ट्रॉली देखा जाता है ना, बहुत लॉन्ग ट्रॉली होता है. इस ट्रॉली में एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है और खड़ा है स्टेशनरी कंडीशन में, और ये ट्रॉली सामने की तरफ चल रहा है. ऐसा कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में. अ चाइल्ड सिट स्टेशनरी एट वन एंड ऑफ लॉन्ग ट्रॉली moving uniformly with velocity v on the smooth horizontal floor. If the child gets up, अब ये बच्चा बैठा हुआ था, खड़ा हो गया और रैंडमली इधर उधर घूमने लगा. If the child gets up and run about on the trolley in any manner, what is the center speed of the center of mass of the system, that is trolley plus child. तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि ये ट्रॉली जो घूम रहा था, ये चल रहा था, इस पे ये बच्चा जब बैठा हुआ था तो उसका सेंटर ऑफ मास कुछ था और उसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v था. अब ये बच्चा उस पर खड़ा हो गया और रैंडमली हेयर एंड देयर मूव कर रहा है. तो क्या सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, और अगर मूव करेगा तो फिर उसका वेलोसिटी क्या होगा, यह है क्वेश्चन. तो सबसे पहली बात आप लोगों को मैंने जब पढ़ाया था तो ध्यान दो, मैंने कहा था कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स से चेंज होता है, इंटरनल फोर्स से चेंज नहीं होता. ओके, तो पहले भी ये बच्चा इस ट्रॉली के ऊपर ही था और फाइनली ये इधर उधर जो मूव कर रहा है अब भी ये ट्रॉली के ऊपर ही है. तो इनिशियली भी ये यही था और फाइनली भी ये यही मूव कर रहा है. तो इसके मूव होने से जो फोर्स जनरेट होगा, दैट फोर्स इज इंटरनल फोर्स एंड नॉट द एक्सटर्नल फोर्स. अगर ऐसा होता, सपोज ऐसा होता कि पहले ये बच्चा बाहर था और बाद में इस ट्रॉली के ऊपर आ जाता, तो देन ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाता, क्योंकि उस वक्त हमारा सिस्टम का इंटरनल फोर्स की जगह एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो जाता, क्योंकि बाहर से एक चाइल्ड आके इसके ऊपर ऐड हो गया. बट इनिशियली इट इज ऑन द ट्रॉली, फाइनली he or she on the trolley. That is why the center of mass is unaltered and its velocity is unchanged. So देखो वही यहाँ लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे. The child is running arbitrarily on the trolley, moving with velocity v. However, the running of the child will produce no effect on the velocity of center of mass of the trolley. This is because the force due to the boy motion is purely internal, and internal force produce no effect on the motion of the bodies. Okay, so external force is involved in the boy's trolley system. The boy motion will be produce no change in the velocity. अगर external force होता तो velocity change होता, external force नहीं है तो velocity change नहीं होगा. इस तरह के conceptual question पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट एक प्रॉब्लम हम लोग वेक्टर से देखते हैं. ये वेक्टर का प्रॉब्लम है एक्चुअली. आप लोग को वेक्टर मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया है. तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हर चैप्टर में घुमा फिरा के. यहाँ पर बोल रहा है कि तीन वेक्टर है ए बी सी शोइंग बाय द साइड ऑफ अ क्यूब और क्यूबॉइड. सो ए डॉट बी क्रॉस सी इज एक्चुअली डिपिक्ट द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड और पैरेललोपाइड. यू हैव टू प्रूव दिस. कैसे करेंगे, प्योर वेक्टर का क्वेश्चन है. तो यहाँ हमने लेट कर लिया कि ओ सी जो है ये वेक्टर ए है. यहाँ कुछ मिस्टेक है, आई होप सो, ये ओ ए होगा, सॉरी. ओ ए इज वेक्टर ए हेयर, ओ सी इज वेक्टर सी एंड ओ बी इज वेक्टर बी. ये हमने लेट कर लिया. और वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होता है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी. ऑब्वियसली आई होप नो वन हैज प्रॉब्लम विद दैट. Now you have to prove that a dot, और यहाँ देखो जो भी बोल्ड कर दिया जाता है ना, इसका मतलब वेक्टर होता है, ये मैंने पहले भी बता दिया. तो वेक्टर a डॉट b क्रॉस c जो होगा ये हमें प्रूफ करना है कि ये ABC के बराबर है. दैट्स ऑल. इतना सा हमसे क्वेश्चन पूछा. तो बहुत आसान है, आप b क्रॉस c करो देन a के साथ डॉट कर देना. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग b क्रॉस c कर सकते हैं. b क्रॉस सी इज इक्वल टू हमने पढ़ा है ऑलरेडी. b क्रॉस सी जो होगा ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ c एंड साइन थीटा एंड वेक्टर n. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है.
ये n का डायरेक्शन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर टू बोथ b एंड c, यही हमने पढ़ा था। तो क्वेश्चन में जरा देखो b और c के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर का डायरेक्शन है? b और c के परपेंडिकुलर में कौन है? a है हमारा। सो b और c के परपेंडिकुलर में a है। इज इट ओके? जस्ट अ मिनट। या सो b और c के परपेंडिकुलर में a है, तो हमारा b क्रॉस c का डायरेक्शन जो होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ a इटसेल्फ, इजंट इट? एग्री और नॉट? तो ये हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा दैट b क्रॉस c द डायरेक्शन वेक्टर n इज अलोंग वेक्टर a। देखो वही स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। n जो है वो यूनिट वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू बोथ b एंड c, सो n और a का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ लिखा है। और b और c के बीच में एंगल यहाँ पे क्वेश्चन में कितना है? 90 डिग्री है, तो सब्सटीट्यूट कर दोगे। सो b क्रॉस c हमारा जो आ जाएगा वो होगा बी सी साइन 90 डिग्री वेक्टर n। सो दिस इज बी सी साइन 90 इज 1 n। अब इसके a के साथ डॉट अगर हम लोग कर दे तो डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, आपको पता है कि ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी ऑलरेडी गिवन है, दैट इज बी सी एंड कॉस थीटा। और n का और a का डायरेक्शन सेम है, तो सेम डायरेक्शन में ये होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका वैल्यू 0 आ जाता था, तो इसीलिए यहाँ पे होगा। और यहाँ पे सेम डायरेक्शन होने की वजह से थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो इफ़ यू सब्सटीट्यूट 0 डिग्री इट इज़ ए बी सी। सो इस तरह के वेक्टर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा मत सोचना आप लोग कि किसी चैप्टर में वेक्टर नहीं पूछेगा, वेक्टर को घुमा फिरा के पूछता है। So take another problem. This is question number 7 from the NCERT. यहाँ बोल रहा है कि दो पार्टिकल है of mass m, both have the same mass and velocity v, but they are moving in opposite direction and but parallel. They are moving in opposite direction but parallel with a distance of d, constant distance d always. Now show that the vector angular momentum L of the two particle system is same, हमेशा इक्वल रहेगा whatever be the point about which the angular momentum is taken। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ हमने लेट कर लिया कि ये एक पार्टिकल है m, ये दूसरा पार्टिकल है m, दोनों के बीच का डिस्टेंस है जो ऑलरेडी दिया हुआ है d। सो दिस डिस्टेंस इज d ऑलरेडी गिवन। एक का वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में, दूसरा का वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन। हमें क्या प्रूफ करना है? इसका वेक्टर एंगुलर मोमेंटम निकालना है एट एनी पॉइंट ऑफ द लाइन। सो P पे आप फाइंड आउट करो इसका एंगुलर मोमेंटम, R पे फाइंड आउट करो और Q पे फाइंड आउट करो। अगर तीनों ही प्लेस पे इसका एंगुलर मोमेंटम सेम है देन इट इज प्रूव्ड दैट एंगुलर मोमेंटम इज सेम whatever be the point about which angular momentum is taken. Okay, so how to calculate angular momentum? Everyone knows this. Angular momentum is nothing but mvr, that is distance from the point. So जब p पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, so at point p what happen? Its mass is m, its velocity is v, but its distance from the point p is 0. Again for point q, sorry, another mass m, its velocity is v and its distance is how much? d. So the final answer is mvd. Similarly if you take calculate at q, you will get mvd, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है वो 0 हो जाएगा और ऑपोजिट डिस्टेंस d हो जाएगा। यू कैन सी दिस। एट पॉइंट r के लिए क्या करेंगे? हम लोग लेट कर लेते हैं कि r जो है q से y डिस्टेंस पे है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस d माइनस वाई हो जाता है। सो एट पॉइंट r क्या हो जाएगा हमारा? पहले बॉडी के लिए हो जाएगा एम वी डी माइनस वाई और दूसरे बॉडी के लिए हो जाएगा एम वी वाई। आई होप एवरी वन एग्री विथ इट। देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड इफ़ यू सॉल्व देम, सॉल्व करके देखोगे ये वापस एम वी डी आएगा। तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे मैंने कैलकुलेट किया सेम आंसर आया। तो एक आसान सा क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन डिफिकल्ट दिखने में लगता है, वैसे क्वेश्चन बहुत आसान होता है। आप लोग प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी से। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बेसिकली क्वेश्चन है फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है।
बोल रहा है एक नॉन यूनिफॉर्म बार है, इट इज नॉन यूनिफॉर्म ऑफ वेट W, सो इसका वेट W नीचे की तरफ काम करेगा। सस्पेंडेड एट रेस्ट, रेस्ट है मतलब इक्विलिब्रियम पे, by two string of negligible weight as shown in this figure. The angle made by the string with the verticals are 36.9 degree and 53.1 degree. The bar is 2 meter long, already given in the problem. Calculate the distance D of the center of gravity of bar from its left end. तो मान लो इसका लेफ्ट एंड से ये यहाँ पे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये डिस्टेंस D है, तो आपको ये निकालना है। बस बहुत आसान है इसको कैलकुलेट करना। सबसे पहले आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो इसको अगर आप पकड़ ले रहे हो टेंशन T1, इसको पकड़ ले रहे हो टेंशन T2, तो आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो दो पार्ट में। ऑलरेडी हमने सीखा है। तो अगर ये एंगल θ1 है तो ये भी एंगल θ1 होगा, और ये एंगल अगर θ2 मैं पकड़ूँ तो ये एंगल मेरा θ2 होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट क्या मैं इसको बोल सकता हूँ T2 cos θ2, और इसको बोल सकता हूँ T2 sin θ2, where θ2 is 53.1 degree, and similarly here it is T1 sin θ1 and this is T1 cos θ1. And as this body is under equilibrium, therefore T1 sin θ1 should be equal to T2 sin θ2. I hope it is clear to everyone. If you equate them and substitute this value angle, then you will get the relation between T1 and T2. So just look at this. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे फिगर में दिख रहा है आप लोगों को, जो मैंने वहाँ फिगर बनाया यहाँ पे सेम चीज़ है। तो यहाँ मैंने जो इक्वेशन आप लोगों को कहा वो इक्वेशन इक्वेट कर दो, T1 और T2 का रेशियो ले लो, तो T1 और T2 में रिलेशन मिल जाएगा। ये सबसे आसान पार्ट है। स्टेटमेंट कैसे लिखना है ये आप लोग देख लो। ओके, आई होप ये पोर्शन बहुत इजीली समझ में आया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम तब होता है जब टॉर्क जो होता है वो इक्वल हो जाता है। ऑलरेडी हमने पढ़ा है, when a particle is called rotational equilibrium when the torque applied are equal. So T1 cos θ1 here, just look at this, T1 cos θ1 और यहाँ पे है T2 cos θ2। इन दोनों की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में है इसीलिए यहाँ टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो ये टॉर्क इक्वल हो जा रहा है। वही यहाँ लिखा हुआ है, देखो आप। और उसका डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ मास का है ना, लेफ्ट हैंड साइड से D था, तो यहाँ से 2 - D हो जाएगा। देख लो यहाँ पे, यहाँ अगर सेंटर ऑफ मास है तो ये डिस्टेंस दिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड से D, राइट हैंड साइड से टोटल 2 मीटर है, तो ये 2 - D होगा यहाँ से। तो ये टॉर्क का कंडीशन आ गया हमारा। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, F क्रॉस R। तो उस कंडीशन से हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। और T1 T2 के बीच में रिलेशन आपको पता है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व कर दो, D का आंसर निकल जाएगा। दैट्स ऑल। कितना डिफिकल्ट प्रॉब्लम, फ्री बॉडी डायग्राम और इक्वेशंस की मदद से, और छोटा सा एक कॉन्सेप्ट, दैट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम इज टोटल टॉर्क इज इक्वल टू 0। कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे जरूर कमेंट करना, बताना। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोल रहा है टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड टू अ हॉलो सिलेंडर एंड अ सॉलिड स्फेयर। दो अलग अलग चीज़ों पे लगाया गया, एक हॉलो सिलेंडर है और एक सॉलिड स्फेयर है। इक्वल टॉर्क लगाया जा रहा है। बोथ हैविंग द सेम मास ऑफ रेडियस, both having same mass of radius. Now the cylinder is free to rotate about its standard axis of symmetry. सिलेंडर जो है अपने स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलॉन्ग में रोटेट कर रहा है। मैंने आप लोगों को एक चार्ट दिया था रिगार्डिंग योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड डिफरेंट एक्सिसेस, उसको जरूर मेमोराइज करो, इस तरह से क्वेश्चन में काम में आएगा। ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड एक्सिस क्या होता है उस चार्ट में ऑलरेडी गिवन है। एंड स्फेयर जो है ये रोटेट कर रहा है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। विच ऑफ द टू विल एक्वायर ग्रेटर एंगुलर स्पीड आफ्टर गिवन टाइम। किसमें एंगुलर स्पीड ज्यादा होगा।
सो ये क्वेश्चन प्योरली आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है और उसके लिए आपको चार्ट याद होना चाहिए। तो यहाँ पे लेट कर लो कि मास m है और रेडियस r है ऑफ रिस्पेक्टिव masses ऑफ hollow cylinder and solid sphere. The moment of inertia of hollow sphere about its standard axis is 1 by mr square, sorry, ये याद रखना होगा। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स सेंटर इज 2/5 mr स्क्वायर। ये डायरेक्टली उस चार्ट से है जो मैंने आप लोग को प्रोवाइड किया था। ओके, नाउ टॉर्क इज इक्वल टू, हमें इक्वेशन पता है, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ओके, देखो जैसे ही हमने कोई टर्म यूज किया है उसको उसके बगल में लिख देना पड़ता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं पहले बोल सकता हूँ सिलेंडर के लिए जो टॉर्क होगा वो होगा τ1 इज इक्वल टू α1 I1 इंटू α1, एंड सॉलिड स्फेयर के लिए जो होगा τ2 दैट इज I2 इंटू α2। नाउ इक्वल टॉर्क अप्लाई हो रहा है, मतलब T1 इज इक्वल टू T2 होगा। यहाँ पे α2/α1 का वैल्यू आप निकालोगे I1/I2। इफ यू कैलकुलेट इट इज 2/5। व्हाट डज इट मीन? दैट सेकेंड angular acceleration is equal to 2/5 times the first angular acceleration, or better to say second acceleration is for solid sphere and first one is for your hollow cylinder. So 2/5 is obviously less than 1, isn't it? Yeah, 2/5 इज लेस देन 1। सो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड स्फेयर का एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो लेस होगा। यहाँ पर ओहो सॉरी, दिस वन इज मिस्टेकन, दिस इज 5/2 नॉट 2/5। या सॉरी, दिस वन मिस्टेकन, 5/2। सो obviously 5/2 is 2.5, so we can say the solid sphere is 2.5 times the hollow cylinder. Therefore, angular acceleration for solid sphere is greater than angular acceleration for the hollow cylinder. ये क्राइटेरिया, पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। किसका ज्यादा होगा ये हमसे पूछा था। Which of the two will acquire greater angular speed after given time? अब स्पीड पूछा है हमने, एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला है, तो थोड़ा सा और हमें कैलकुलेट करना होगा। तो जैसे हमें इक्वेशन पता था ना कि दैट v इज इक्वल टू यू प्लस AT, तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन में उसका काउंटर पार्ट क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ω0 इंटू ए के जगह अल्फा, टी के जगह टी। इस इक्वेशन को अगर आप यूज करोगे दोनों अलग अलग केसेस के लिए, ω0 जो है वो है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टी है टाइम और ओमेगा है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया हम लोग देखें तो ओमेगा डिपेंड कर रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर। जितना एंगुलर एक्सेलरेशन हाई होगा उतना ही ओमेगा का वैल्यू इंक्रीज करेगा। इस इक्वेशन से पता चल रहा है। और हमें पता है कि सॉलिड स्फेयर का एंगुलर स्पीड ज़्यादा है कंपेयर टू योर हॉलो सिलेंडर। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं दैट ओमेगा फॉर सॉलिड स्फेयर इज ग्रेटर देन ओमेगा फॉर हॉलो सिलेंडर। इज इट ओके और नॉट? यहाँ 1-2 मत लेना, तुम लोग 1-2 के जगह डायरेक्टली ऐसे लिखना, सॉलिड स्फेयर एंड हॉलो सिलेंडर, तो ईजी होगा। चलो एक लास्ट प्रॉब्लम मैं कराता हूँ, इसके बाद आप लोग बाकी खुद से करना। ये क्वेश्चन जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक चाइल्ड है स्टैंड एट द सेंटर ऑफ टर्नेबल, ठीक है, एक टर्नेबल टेबल है जो रोटेट कर सकता है, उस पर बैठा हुआ है उसके सेंटर पे और रोटेट कर रहा है, और उसने अपने दोनों आर्म को आउटस्ट्रेच करके रखा है, मतलब दोनों हाथों को फैला के रखा है बाहर की तरफ। समझ में आ रहा? कुछ ऐसा एक टेबल है सपोज करो जो रोटेट कर सकता है, और इसके ऊपर एक चाइल्ड है जो बैठा हुआ है अपने हाथों को ऐसे फैला के, और ये रोटेट कर सकता है विथ ओमेगा, सपोज वेलोसिटी ω1। ओके, तो इस ω1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 रिवोल्यूशन पर मिनट। ω1 इज गिवन एज 40 रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, अब इसने क्या किया, अपने आउटस्ट्रेच्ड हैंड को इसने अंदर की तरफ सिकोड़ लिया।
how much is the angular speed of the child if he folds his hands back and therefore reduce its moment of inertia by 2 by 5 times of the initial value. तो सपोज करो इसका फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I1 था, सेकेंड केस में क्या हुआ, इसने ये जो टेबल था इस पे एक बेबी बैठा हुआ था, इसने अपने हाथ को वापस फोल्ड कर लिया अपने तरफ, जिसके वजह से इसका स्पीड जो हो गया वो ओमेगा 2 हो गया और इसका एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 हो गया। क्वेश्चन में बता दिया है कि दैट I2 इज इक्वल टू 2 by 5 टाइम्स ऑफ I1। दिस इज गिवन इन द प्रॉब्लम। हमसे पूछ रहा है ओमेगा 2 कितना टाइम्स हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी 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 इजी क्वेश्चन। हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क विल बी अप्लाइड देन L1 इज इक्वल टू L2, दैट इज I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. Just substitute the value, you will get the value of omega 2. आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने फिर से कहा आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट कैसे लिखना है। तो फर्स्ट हमारा जो है ये आंसर इतना आएगा, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। ओमेगा 1 गिवन है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम ओमेगा 2 लेट करो, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी विथ स्ट्रेच हैंड इज I1 एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी विथ folded hand is I2 given in the problem this. So according to law of conservation of angular momentum, you just calculate it, you'll get the answer. Isn't it easy? Okay, but इसमें एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट यहाँ है, ट्विस्ट वाला बात यहाँ है। बोल रहा है कि so that the child's new kinetic energy means this one, suppose this is E2 and here the energy is E1, so that the child's new kinetic energy of rotation is more than initial kinetic energy, मतलब E2 is greater than E1 हो जाएगा। और हमें पता है, यहाँ अजीब सा लगेगा तुम लोगों को सुनने में, कि फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी नो दैट द इंटायर एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहाँ कैसे बोल सकता है कि उस चाइल्ड का फाइनल एनर्जी ज़्यादा होगा? अगर ऐसा हुआ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे यहाँ पे वैलिड होगा? आई होप समझा पाया मैं कि क्या बोल रहा हूँ। सेकेंड, अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जा रहा है तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे वैलिड है, ये आपको जस्टिफाई करना है सेकेंड प्रॉब्लम में। देखो पहले तो प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिंपली कह सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन बता दिया था आपको। सिमिलर रिलेशन होता है दैट काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to I. So as I2 is equal to 2.5 times the I1, therefore according to this relation हम लोग बोल सकते हैं E2 by E1 is equal to I2 by I1। तो यहाँ E2 is equal to, अब I2 by I1 का वैल्यू आ रहा है 2.5, that is E1। तो ये फर्स्ट रिलेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ मैंने नहीं किया है, इसको करने से पहले आप जरूर ऐसे लिखना स्टेटमेंट, वी नो दैट E is proportional to I, kinetic energy is proportional to I, so from here we'll get this one। और ऑलरेडी यहाँ पे आई थिंक सॉरी यहाँ बाद में किया है ऑलरेडी, जो मैंने अभी किया वो यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमें पता चल जा रहा है कि ये ज़्यादा होगा, ये प्रूव हो गया। लेकिन ये जस्टिफाई कैसे करोगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है? तो उसके लिए ये है कि ये जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन का हो रहा है, ये कॉम्पनसेट किसके द्वारा होगा? इज एट्रीब्यूट टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉय। तो ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉय। ही स्ट्रेच हिज हैंड इनसाइड, दैट एनर्जी लॉस इज इक्वल टू इंक्रीज इन द एनर्जी। Is it okay? The energy in the rotational kinetic energy is attributed to the internal energy of the boy, and that is why law of conservation of energy is valid here. Okay, so look at this problem. क्या ये होगा आप लोगों से? एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ो एंड देन मैं आपको जस्ट हिंट्स दूंगा इसको कैसे बनाना है। ओके, सो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा। मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। अ सॉलिड स्फेयर रोल्स डाउन टू डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन ऑफ द सेम हाइट बट डिफरेंट एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। फॉर एग्जाम्पल टेक दिस। So
this two inclination having equal height h. This is theta 1, suppose this is theta 2. Obviously दिखने से ही लगेगा आपको कि थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2. ठीक है. क्वेश्चन हमारा है कि यहां पर एक सॉलिड स्फेयर को रख दो इधर, तो ये इधर की तरफ रोटेट होके जाएगा, और यहां अगर इसी सॉलिड स्फेयर को रखें तो ये इधर जाएगा. तो हमारा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, बोल रहा है विल इट रिच द बॉटम विथ सेम स्पीड इन ईच केस. मान लो आफ्टर टाइम t1 ये यहाँ पे पहुँच गया, और आफ्टर टाइम t2 ये यहाँ पे पहुँच गया. तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर मान लो ये यहाँ पहुँचा है उस वक्त इसका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v1 है, और जब ये यहाँ पहुँचा उस वक्त इसका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v2 है. सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि क्या v1 इज इक्वल टू v2 होगा या नहीं. पहला क्वेश्चन. आपको क्या लगता है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहले क्वेश्चन करने से पहले आप इमेजिन करो और मुझे बताओ कि क्या होगा. सोचो. ठीक है, सेम होगा या नहीं होगा, पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, क्या दोनों को बॉटम में पहुंचने में अलग अलग टाइम लगेगा या इक्वल टाइम लगेगा, और अगर अलग टाइम लगेगा तो किसमें ज़्यादा टाइम लगेगा. मतलब तुमसे पूछ रहा है कि t1 इज इक्वल टू t2 और t1 इज ग्रेटर देन t2 और t2 इज ग्रेटर देन t1. इज इट ओके? फ्रॉम दिस पॉइंट इसको एक नाम दे दो. सपोज इसका नाम है O, इसका नाम है A, इसका नाम है B. सो O से A आने में ज़्यादा टाइम लगेगा या O से B में जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा या इक्वल टाइम लगेगा. ये भी आप इमेजिन कर सकते हो कि किस में ज़्यादा टाइम लगना चाहिए. जो भी इमेजिन आप करो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, और किस में ज़्यादा टाइम लगेगा और क्यों लगेगा ये सब आपको यहाँ लिख दिया है, विच वन एंड वाई. ओके. सो पहला आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको. पहला तो ये क्वेश्चन है v1 इज इक्वल टू v2. यस, दिस इज करेक्ट. v1 इज इक्वल टू v2. यस. एंड t1 is greater than t2. This is correct. Now you have to justify this too. Is it okay? देखो इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे हम लोग. सिंपली यहाँ पर मास ऑफ द स्फेयर जो है वो हमने लेट कर लिया m, इंक्लाइन प्लेन का हाइट h, और वेलोसिटी जिससे वो बॉटम पे पहुंच रहा है वो है वेलोसिटी v. सो जब भी कोई चीज़ इसके टॉप पे होगा उस वक्त इसका जो एनर्जी होगा, क्योंकि ये रेस्ट पे है तो इसके पास ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगा, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. वी ऑलरेडी नो दिस. लेकिन जब ये बॉडी नीचे की तरफ आ गया विथ, इसके पास वेलोसिटी v भी है और ये रोटेट भी कर रहा है विथ ओमेगा, तो इसके पास दो एनर्जी है. एक तो है इसका ट्रांसलेशनल एनर्जी दैट इज हाफ mv², और एक है इसका रोटेशनल एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. सो टोटल एनर्जी जो होगा बॉटम पे वो होगा हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ दिस टोटल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू, हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी. सो द फाइनल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द इनिशियल एनर्जी. ओके. एंड अगेन एक सॉलिड स्फीयर के लिए उसका आई का वैल्यू होता है 2/5 mr². वी ऑलरेडी नो दिस, है ना. तो इसको आई की जगह सब्सटीट्यूट आप कर दो तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा. एंड देन हमें अगेन पता है v और ओमेगा के बीच में रिलेशन, दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा. तो यहाँ आप ओमेगा की जगह पुट कर सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू v/r. सब्सटीट्यूट कर दो तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा. इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो v का वेलोसिटी मिल जाएगा आपको, v का वैल्यू, और इसका वैल्यू आएगा 10/7 gh. ये सॉल्यूशन आप लोग देख लेना, इजी है. इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि v जो है ये प्रोपोर्शनल है √g के साथ, एंड v प्रोपोर्शनल है √h के साथ. मतलब सिर्फ g पे डिपेंड करता है और h पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड नहीं करता है. नॉट डिपेंड ऑन द एंगल. सो वट एवर बी द एंगल, ये ऐसा हो या ऐसा हो, कोई भी एंगल से आप इसको नीचे भेजो, इसका यहाँ पे फाइनल जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी ऑलवेज सेम. दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. इसको प्रैक्टिकली आप लोग ऑब्जर्व करके देख सकते हैं. कोई भी छोटा सा ऐसा पतला इंक्लाइंड है और ये बड़ा इंक्लाइंड है, लेकिन जब ये फाइनली यहाँ रिच करेगा ना तो इसका वेलोसिटी इक्वल होता है.
V1 और अगर ये है V2, सो V1 मस्ट बी इक्वल टू V2। सो फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है हमसे, फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है T1 और T2 के बीच में रिलेशन। T1 और T2 के बीच में रिलेशन कैसे आप निकालोगे? सबसे पहले T और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकाल लो, देन हमारा काम बन जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम को करने के लिए देखो फिगर मैंने बनाया है। इस फिगर में फर्स्ट केस में बॉडी जो है वो प्लेन 1 पे रोल कर रहा है जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन θ1 है, और सेकेंड केस में नीचे जो बॉडी रोल कर रहा है वो है इंक्लाइन प्लेन 2 पे जिसका एंगल θ2 है। ओके, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप यहाँ बनाओगे तो ये आएगा mg sin θ1 और यहाँ आएगा ये mg sin θ2। बाकी भी है, आपको पता है फ्री बॉडी डायग्राम्स, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मेरा mg sin θ1, क्योंकि ये जो है ये नेसेसरी फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है फॉर द ट्रांसलेशनरी मोशन इन दिस डायरेक्शन। इज इट ओके? तो क्या मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट केस में जो मेरा एक्सेलरेशन है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, मास को अगर यहां से रिमूव कर दो तो वो हो जाएगा g sin θ1, और सेकेंड केस में जो मेरा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है डाउनवर्ड, दैट इज a2 इज इक्वल टू g sin θ2। इज इट ओके और नॉट? आई होप सबको ये समझ में आया है फ्री बॉडी डायग्राम से। mg sin θ1 is downward force, so g sin θ1 is downward acceleration. And similarly in the second case. Now look very carefully. We already know that θ1 is less than θ2, and इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं sin θ1 is less than sin θ2। Agree or not? तो g तो कांस्टेंट है, g जो है ये कांस्टेंट नंबर है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस कंडीशन से अगर साइन θ1 छोटा है साइन θ2 से, तो क्या मैं कह सकता हूं दैट a1 इज लेस देन a2? एग्री और नॉट? इज इट ओके? तो अभी अभी जो मैंने कहा वो सब कुछ यहां मैंने लिखा है, दैट θ2 is greater than θ1, so sin θ2 is greater than θ1, therefore a2 is greater than a1। आई होप सबको समझ में। अब एक्सेलरेशन मिला मुझे लेकिन t नहीं मिला। t और a में रिलेशन क्या है वो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जब ये टॉप पे था तब 0 था, u 0 था, और जब ये फाइनली यहाँ पहुँचा तो v इसका फाइनल वेलोसिटी। तो हमें रिलेशन पता है v इज इक्वल टू यू ए टी और v इज इक्वल टू 0 प्लस ए टी, और वी कैन से v इज इक्वल टू ए टी, or we can say t is equal to v by a, as v is constant, so can we say that t is inversely proportional on a? is it okay? इस इक्वेशन से हम लोग कह सकते हैं टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन का। तो हमें पता है, देखो t1 बाई t2 अगर हम लोग लिखेंगे इस इक्वेशन से तो वो इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से a2 बाई a1 हो जाएगा, और हमें पता है कि a2 इज ग्रेटर देन a1, तो क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ t1 इज ग्रेटर देन t2 बिकॉज दे आर इन्वर्सली रिलेटेड। a2 इज ग्रेटर देन a1 होगा तो t1 इज ग्रेटर देन t2 होगा। इसका मतलब फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन पे जिसका एंगल कम था उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और सेकेंड इंक्लाइन प्लेन में कम टाइम लगेगा। I hope this is clear for everyone. If you have any doubt, please let me know. Otherwise, solve the entire NCERT problem. That is your homework. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है NCERT में, सो पूरा सॉल्व करो इसको। Okay, if you have any doubt, please let me know. Otherwise, thank you very much.